हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं, इसके लिए आपको पिछली वीडियो को रेफर जरूर करना पड़ेगा। इसके लिए हम रिलेशंस की बात करने वाले हैं। रिलेशंस को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो रिलेशंस आर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स अकॉर्डिंग टू सम लॉजिक। हम किसी लॉजिक के हिसाब से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स को पिक करके एक सेट के अंदर पुट करते हैं। उस ऑर्डर्ड पेयर के सेट को हम एक रिलेशन बुलाते हैं। अब उस रिलेशन के अंदर अगर एक छोटी सी प्रॉपर्टी हो, नंबर 1, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम ये रिलेशन के एलिमेंट्स को पिक करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट बी सेट से आएगा। अगर ए सेट के हर एक एलिमेंट के लिए बी सेट में कोई एक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट हो, दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन कि ए सेट के हर एक एलिमेंट के लिए, ए सेट का कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। कोई भी एलिमेंट ए सेट के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका हमें इस लॉजिक के अंदर कोई आंसर ना मिले गिवन लॉजिक के अंदर। और ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा ना रहे जिसकी कोई यूनिक इमेज ना हो। दूसरा वर्ड क्रूशियल है, यूनिक इमेज। यूनिक इमेज का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमारे पास यहां पे मान लो ए है, ए 1 से रिलेटेड है और ए है जो कि 2 से भी रिलेटेड है, तो ये रिलेशन हो सकता है। ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बनेगा a,1 एंड a,2। दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे रिलेशन को बिलोंग करेंगे, लेकिन इस टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते। फंक्शन होने के लिए, किसी रिलेशन के फंक्शन बनने के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए एक यूनिक इमेज होनी चाहिए बी सेट के अंदर। बी सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। बी सेट के अगर सारे एलिमेंट्स यूज ना हो, हर एक एलिमेंट बी सेट का किसी ना किसी की इमेज ना हो, तो भी हमारा काम चल जाएगा, हम उसको फंक्शन कह सकते हैं। तो यहां बुक की डेफिनेशन अगर हम देखें, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, एक रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। एफ यहां पे नाम दिया है क्योंकि इसको हम बाद में फंक्शन बुला लेंगे। बी इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट एंड हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक वन एंड ओनली वन इमेज है, तो उस टाइम पे हम उस रिलेशन को फंक्शन बुलाएंगे। यहां पे जैसे कि हमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है। लेट n बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का हमारे पास एक सेट है n एंड रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n सच दैट r ऑफ एक्स वाई, यानी हमने एक सेट बनाना है नया जिसके अंदर x y ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जब y इज इक्वल टू 2x होगा। हमने x और y दोनों नेचुरल से पिक करने हैं, यानी कि अगर हम x को पिक करेंगे 1 तो y आएगा 2, x को पिक करेंगे 2 तो y आएगा 3। हमारा रिलेशन है नेचुरल्स टू नेचुरल्स। फंक्शन होने के लिए इस रिलेशन को दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। फंक्शन होने के लिए पहली कंडीशन है कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स यूज होने चाहिए। नेचुरल्स में से हम कोई भी नंबर पिक करें, मान लो ए जो है वो नेचुरल्स को बिलोंग करता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2a हमेशा हमें नेचुरल्स के अंदर ही मिलेगा। यानी कि नेचुरल सेट के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई उसकी इमेज, कोई ना कोई उसका आंसर हमें मिलेगा। फर्स्ट सेट से कोई भी एलिमेंट उठा लें, उसका कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलेगा। दूसरी बात, अगर हमने कोई एक एलिमेंट ए उठाया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर आया वो सेम आंसर किसी और एलिमेंट के लिए नहीं आ सकता। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि यहां पे हमने ए उठाया, मान लो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा 2। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई और आंसर हमें किसी भी कंडीशन के अंदर इस लॉजिक के हिसाब से नहीं मिल सकता। यानी कि हमारी दो कंडीशंस थी, एक तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल्स, नेचुरल्स के सारे एलिमेंट्स के लिए हमें इमेज मिलेगी, और नेचुरल्स के सारे एलिमेंट्स के लिए जो इमेज मिलेगी वो यूनिक हो। यूनिक हो यानी एक ही आंसर आए, तो हर एक एलिमेंट के लिए एक ही आंसर आएगा। 5 के लिए 10 आएगा, 3 के लिए 6 आएगा, 4 के लिए 8 आएगा, 100 के लिए 200 आएगा। इस टाइप से हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक आंसर हमें मिलेगा। आगे अगर हम चलें, हमें एक डेफिनेशन गिवन है, अ फंक्शन
which has either r set of real numbers, which has either r और one of its subsets, यानी कि इन जनरल आप याद कर लीजिए रियल नंबर्स। अगर कोई फंक्शन रियल नंबर्स में हमें आंसर दे रहा है, कोई भी फंक्शन उसके अंदर किसी भी टाइप का लॉजिक लगाओ, दो कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करता हो कि एक तो जिस भी सेट में से हमने पहला एलिमेंट पिक करना है उस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई हमें इमेज मिले, कोई ना कोई हमें आंसर मिले, और दूसरी बात जो हमें आंसर्स मिले हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग वो यूनिक हो, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन बन जाएगा। और अगर वो फंक्शन जो आंसर दे रहा है हमें वो रियल नंबर्स में से दे रहा है 1 2 3 4 0.1 0.2 पाए, हमारा और कौन से नंबर्स होते हैं इसमें, ई एक नंबर होता है हमारे पास 0.5 0.8 0.7 100 200, इस टाइप के रियल नंबर जो हमें दे रहा है, वो सारे नंबर्स, वो सारे फंक्शंस को हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शंस, यानी कि ऐसे फंक्शन जो हमें रियल वैल्यू आंसर में देते हैं। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन वैल्यूज पिक भी रियल नंबर से कर रहा है तो वो एक रियल फंक्शन होगा। अगर कोई फंक्शन रियल वैल्यूज में आंसर दे रहा है तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन होएगा। और अगर कोई फंक्शन पिक वैल्यूज भी रियल से ही कर रहा है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी रियल में से है, सेकंड एलिमेंट भी रियल में से है, उस केस में वो जो हमारा फंक्शन होगा वो एक रियल फंक्शन होगा। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखने की कोशिश करें तो हमारे पास एग्जांपल आ जाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा एक फंक्शन फ्रॉम z टू r, z हमारे पास c टू r लिखो, c टू r कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू रियल नंबर्स। हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन के अंदर डालना है और उसका मॉडुलस आंसर आएगा। अगर ये फंक्शन मॉडुलस z का एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयोटा के मल्टीपल्स होते हैं, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जो कि रियल नंबर्स के अंदर नहीं आता है, तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड, इसका अगर मॉडुलस फाइंड करें, मॉडुलस रियल नंबर्स में आता है। इस केस में हमारा फंक्शन आंसर रियल दे रहा है लेकिन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स से पिक कर रहा है जो कि रियल सेट नहीं है, यानी कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अगर हम कोई और फंक्शन डिफाइन करें जैसे कि f सच दैट r टू r, हमारा फंक्शन है f इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उस केस में हम रियल नंबर से वैल्यू पिक करेंगे 1 2 3 4 0.1 0.2, हर एक नंबर के लिए उसका स्क्वायर हमें मिल जाएगा। उस स्क्वायर को हम रियल नंबर्स के ही अंदर फाइंड कर सकते हैं। तो ये r टू r सेट हो गया, इसको हम बोलते हैं रियल फंक्शन। आगे यहाँ पे हमें कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन एक सिंपल फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे जो हम वैल्यू एंटर करेंगे वही आंसर आ जाएगा। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 0.5 इक्वल्स टू 5 0.5, एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ इक्वल्स टू 0। तो 0 पे 0 वैल्यू, 1 पे 1 वैल्यू, 2 पे 2 वैल्यू, 3 पे 3 वैल्यू, 4 पे 4 वैल्यू। सिमिलरली नेगेटिव्स में -1 -2 -3 -4, इस टाइप से ये हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। आगे अगर हम देखें कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो कोई नंबर 2, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2। हमने एक्स की वैल्यूज मान लो किसी भी सेट से एफ आर टू आर हमें डिफाइन किया गया, तो रियल नंबर से हमने वैल्यू पिक करनी है। रियल नंबर से हम वैल्यू पिक करेंगे मान लो 3, 3 के लिए आंसर क्या आएगा, 3 कोई भी चेंज नहीं करेगा आंसर में, 2 आंसर आएगा। यानी जब हम एक्स 3 के ऊपर है आंसर आएगा 2, जब हम एक्स 4 के ऊपर है तब भी आंसर आएगा 2, जब हम एक्स 6 के ऊपर है तभी आंसर आएगा 2, जब हम एक्स 8 के ऊपर है तभी आंसर आएगा 2, 0 पे है तब भी आंसर आएगा 2। एक्स की कोई भी वैल्यू हमारा आंसर चेंज नहीं करेगी। तो इस टाइप के फंक्शन का ग्राफ इस टाइप से बनता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। आगे हमें गिवन है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल हम कहते हैं, पॉलिनोमियल हम कहते हैं जैसे हमारी इक्वेशंस ax² + bx + c, इस टाइप की इक्वेशंस को हम पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो इस टाइप के फंक्शंस जिनकी डिग्री nth डिग्री तक पहुंच सके, मतलब कि सिर्फ x² तक कन्फाइंड ना हो, आगे a2 x³ x4 xn तक पावर्स हो हमारे पास, मतलब जितनी हाईएस्ट पावर्स हो सकती हैं वो सारी हाईएस्ट पावर्स इस केस में अलाउड है, उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, इसके पीछे हमने किया था कांस्टेंट फंक्शन,
इसके पीछे हमने किया था आइडेंटिटी फंक्शन। ये सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के अंदर आते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये एक ज़्यादा जनरली यूज्ड फंक्शंस है, इनको हम ज़्यादा जनरली यूज़ करते हैं। ऐसे हमारे पास और भी कई फंक्शंस हैं जिनको हम ज़्यादा जनरली यूज़ करते हैं। वो सारे फंक्शंस आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। आगे हमें गिवन है कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे डिफाइन ए फंक्शन एफ आर टू आर बाय वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यानी हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है, रियल नंबर से वैल्यू पिक करेंगे, रियल नंबर्स में आंसर आएगा। हमने वैल्यू डालनी है एक्स की, 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं, उसका स्क्वायर आंसर आएगा। यहाँ पे हमें टेबल कंप्लीट करने को कहा गया एग्जाम्पल के अंदर कि -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 0। इस केस में अगर हम चेक करें फंक्शन ये है कि नहीं है, फंक्शन के लिए दो कंडीशन इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए कि हम वैल्यू 1 डालेंगे, आंसर 1 आना चाहिए। मतलब -3 जैसे हमने डाला, -3 के लिए दो आंसर्स नहीं आने चाहिए। यहाँ पे ये वैल्यू, ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है हर एक गिवन वैल्यू के लिए। -4 के लिए 16 आंसर है, सिर्फ 16 आंसर है, 16 के अलावा कोई और आंसर इस केस में नहीं आ सकता। -3 के लिए 9 आंसर है, -2 के लिए 4 आंसर है, -1 के लिए 1 आंसर है। सिमिलरली अगर हम कोई और एग्जाम्पल देखें, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं एक आंसर एग्जाम्पल। देखिए, अगर हमारा फंक्शन हो f फ्रॉम r टू r, f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। इस केस में हम रियल नंबर से कोई वैल्यू पुट करते हैं, इसमें मान लीजिए 16 पुट करते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 16 क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 16 होगा प्लस या -4। यानी कि 16 के कॉरेस्पॉन्डिंग दो आंसर्स आ रहे हैं, एक +4 एक -4। ये जो फंक्शन है ये हमारी एक कंडीशन जो यूनिकनेस की कंडीशन थी, मतलब रूट तो हम हर एक नंबर का फाइंड कर सकते हैं, नेगेटिव रूट्स नहीं फाइंड कर सकते, तो ये फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। मतलब नेगेटिव नंबर, जैसे हम रूट के अंदर -1 पुट कर दें, वो रियल नंबर से हमने वैल्यू पुट किया लेकिन रियल नंबर्स में आंसर नहीं आएगा, यानी कि हम नेगेटिव वैल्यूज के रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। तो ये फंक्शन एक तो हमारे फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स को यूज नहीं कर रहा, दूसरा आंसर भी रियल में नहीं दे रहा, आंसर भी यूनिक नहीं है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। आगे इसका ग्राफ ड्रॉन था। ग्राफ हम गिवन वैल्यूज के लिए वैल्यूज पुट करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आगे हमें सेम क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब के लिए गिवन है, उसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉन है। पोलिनोमियल फंक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोलिनोमियल फंक्शन है, ये एक्स के किसी पावर तक रेज किया हुआ है, ये भी पोलिनोमियल की डेफिनेशन के अंदर आता है। और सारे पोलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो हमारी जो गिवन कंडीशन है, यूनिकनेस और सारे एलिमेंट्स यूज्ड होने चाहिए फर्स्ट सेट के, ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। आगे जैसे हमने डिफाइन किया, डिफाइन द रियल फंक्शन एफ आर -0। आर -0 का क्या मतलब है कि हम रियल नंबर्स तो सारे पिक करेंगे लेकिन उसमें 0 यूज नहीं करेंगे, 0 हमारी डेफिनेशन के अंदर ही नहीं यूज्ड, और आंसर जो है हमारे रियल्स के अंदर आएंगे। डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x हमने यहाँ पे 0 क्यों आउट किया है? देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम 1/1.1 1/1.5 कोई भी वैल्यू की जितनी छोटी से छोटी वैल्यू हो सकती है वो अगर पुट करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन 1/0 के लिए आंसर नहीं मिलेगा, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है। अगर यहाँ पे ना लिखा होता कि 0 के लिए अलाउड नहीं है, अगर ये फंक्शन एफ आर टू आर होता, उस केस में हमारे पास फर्स्ट सेट में एक नंबर ऐसा है जो कि 0 है, जिसके लिए फंक्शन हमें आंसर नहीं देगा, क्योंकि उस जगह पे ये डिफाइंड ही नहीं है, हमने 1/0 का भी डिफाइन नहीं किया। इस केस में ये फंक्शन की डेफिनेशन में नहीं आता, लेकिन हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में फंक्शन को डिफाइन करते हुए ये कह दिया कि 0 यूज नहीं करना, तो उस केस में बाकी एलिमेंट्स के लिए फंक्शन क्योंकि डिफाइंड है तो ये फंक्शन की डेफिनेशन में आ जाता है। आगे हमें कुछ और फंक्शंस यहाँ पे गिवन है, जैसे कि आगे हमें गिवन है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई नंबर है a, वो ओरिजिन से कितना दूर है, कहने का मतलब रियल नंबर्स में अगर हम बात करें, नॉर्मल लॉजिक अगर हम देखें तो हमारा नॉर्मल लॉजिक ये होता है कि पॉजिटिव नंबर्स को एक ऐसा सिंबल जो पॉजिटिव नंबर्स को पॉजिटिव रखे और नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव कर दे, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जो कि हमें डिस्टेंस बताता है
ओरिजिन से। कहने का मतलब जैसे हम इस फंक्शन के अंदर एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स हमने फंक्शन डिफाइन किया, मोड ऑफ एक्स में हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो फिर हमारा एफ ऑफ 2 हो गया मोड ऑफ 2। मोड ऑफ 2 क्या बताएगा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कि 2 ओरिजिन से कितना दूर है। 2 ओरिजिन से कितना दूर है? 2 यूनिट्स दूर है, तो मोड ऑफ 2 आएगा 2। लेकिन अगर हम एफ ऑफ -6 फाइंड करें, एफ ऑफ -6 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ -6, यानी कि -6 ओरिजिन से कितना दूर है? कितना दूर है? 6 यूनिट्स दूर है। डायरेक्शन की यहां पे बात नहीं होती कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ दूर है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ दूर है, हमसे सिर्फ ये पूछा गया कि कितना दूर है, तो 6 यूनिट्स दूर है। एफ ऑफ -6 भी पॉजिटिव नंबर 6 आता है, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो आंसर पॉजिटिव आना ही है डिस्टेंस का। उस केस में मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ इस टाइप से बनता है, 1 के लिए 1 आंसर, 2 के लिए 2 आंसर, 3 के लिए 3 आंसर, 4 के लिए 4 आंसर, लेकिन -1 के लिए 1 आंसर, -2 के लिए 2 आंसर, -3 के लिए भी 3 आंसर, -4 के लिए 4 आंसर। इस टाइप से ये फंक्शन डिफाइंड होता है। इसमें एक गिवन वैल्यू के लिए आंसर एक ही आएगा, तो ये फंक्शन की, और हर एक वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो ये फंक्शन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। आगे हमें गिवन है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन जो है ये काफी अच्छा फंक्शन है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे तारीफ करनी नहीं चाहिए। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, और -1 if x is less than 0। इस केस में क्या है, देखो x की हर एक वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, और x के लिए अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा 1, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो एक ही आंसर मिलेगा 1, अगर वो लेस देन 0 है तो एक ही आंसर मिलेगा -1, अगर वो इक्वल टू 0 है तो एक ही आंसर मिलेगा 0। तो ये फंक्शंस की दोनों डेफिनेशन को डिफाइन करता है, तो ये फंक्शन के अंदर इंक्लूडेड होता है। और इसका अगर हम ग्राफ देखें, ग्राफ देखिए इस तरीके से बनता है। यहाँ पे इन्होंने देखो बाकी सारी वैल्यूज के लिए एरो से शो किया है, x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन 0 आंसर दे रहा है, यानी कि इसको हम जितना मर्जी जूम इन करें, x इक्वल टू 0 के ऊपर 0 आंसर है, यानी कि इस पॉइंट पे आके एक डायरेक्ट जंप 0 की तरफ लेनी है हमें। x इक्वल टू 0 से थोड़ा सा भी इधर जाते हैं तो हमारा आंसर 1 आ जाता है, यानी कि x इक्वल टू 0 से हम बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस हुए, मान लो 0.00000000001 पे गए तो भी आंसर हमारा 1 हो जाएगा, लेकिन 0 पे 0 आंसर है। इस केस में हम इस ग्राफ को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि बाकी पॉजिटिव सारी वैल्यूज के लिए हमारा आंसर 1 आएगा, 0 के को हम एक ओपेक डॉट, एक अनफिल्ड डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 को हम बोल्ड कर देंगे, बोल्ड डॉट से शो करेंगे, -1 को एक अनफिल्ड डॉट से शो करेंगे, और -1 के आगे वाली सारी वैल्यूज अलाउड होंगी, यानी 0 से लेफ्ट बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस भी अगर हम ट्रेवल करें तो भी हमारा आंसर -1 की तरफ चला जाता है। बस x इक्वल टू 0 पे 0 आंसर है, तो उसका ग्राफ हम इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। अगर सिर्फ एक ही पॉइंट को शो करना हो ग्राफ पे, तो सिर्फ उस सिंगल पॉइंट को, एक अलग से टूटा हुआ जो पॉइंट है जो कि ना इस लाइन के साथ जुड़ा हुआ है ना इस लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको बोल्ड करके शो करते हैं। आगे हमें गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हम काफी यूज करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काफी अच्छा फंक्शन है। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है एक फंक्शन जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हमें बताता है, यानी कि जैसे हम कोई वैल्यू इसमें पुट करें एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंटरवल वाला स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, इसके अंदर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करना है। किसी नंबर f ऑफ 1.5 के लिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा है। इससे छोटे इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 1, 0, -1, -2, -3, ये सारे इंटीजर्स इससे छोटे हैं, आगे जाएंगे और छोटे इंटीजर्स आ जाएंगे, लेकिन वो सबसे बड़ा इंटीजर जो 1.5 से छोटा है, तो 1.5 के लिए हमारा आंसर आएगा 1, 1.4 के लिए भी आंसर आएगा 1, 1.3 के लिए भी आंसर आएगा 1, 1.2 के लिए भी आंसर आएगा 1, 1 के लिए भी आंसर आएगा 1, यानी कि एक ऐसा इंटीजर जो कि गिवन नंबर से छोटा है वैसे सबसे बड़ा है।
छोटा या फिर इक्वल, इक्वालिटी भी होती है इसमें, तभी 1 के लिए 1 आंसर आ रहा है ना। जैसे 3 के लिए हमारा आंसर 3 आ रहा है, यहाँ पे अनफिल्ड है, यानी 3 के लिए आंसर 2 नहीं है, 3 के लिए आंसर अगले पॉइंट पे 3 आएगा। इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। आगे अगर हम चलें, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। अलजेब्रा का क्या मतलब है? अलजेब्रा सिंपल मतलब ये होता है कि अगर हम किसी चीज को ऐड और सब्सट्रैक्ट करें, हम a प्लस बी करते हैं तो ये अलजेब्रा के अंदर आता है, a माइनस बी करते हैं तो ये अलजेब्रा के अंदर आता है। हमने रियल फंक्शंस का अलजेब्रा देखना है, फंक्शंस को ऐड करेंगे, फंक्शंस को माइनस करेंगे। एडिशन ऑफ टू फंक्शंस का क्या मतलब है? f प्लस g, फंक्शंस को ऐड करने का क्या मतलब है? f बिलोंग्स टू x2r, g बिलोंग्स टू x2r। हमने दो फंक्शंस डिफाइन करे, उनको ऐड करने का मतलब ये है कि f प्लस जी हमें आंसर देगा x वैल्यू पे fx की वैल्यू और gx की वैल्यू को ऐड करके। कहने का मतलब क्या है? देखिए, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया, दो फंक्शन है हमारे पास। एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू x, यानी कि हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, और एक फंक्शन है हमारा gx जो कि है मान लीजिए x स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हमने देखा था, इस टाइप से बनता है, और x स्क्वायर के लिए जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, fx प्लस gx कैसे बनेगा? fx gx प्लस gx बनेगा, मान लीजिए ये हमारा x है, हमने फाइंड करना है fx प्लस gx, यानी कि gx की वैल्यू यहां पे कहीं पे होगी प्लस gx, तो fx प्लस gx की वैल्यू इससे थोड़ी सी ऊपर यहां पे मिलेगी, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके। तो ये होता है मतलब दो फंक्शंस को ऐड करने का, एक फंक्शन की वैल्यू x पॉइंट पे प्लस दूसरे फंक्शन की वैल्यू x पॉइंट पे ही। ठीक है, सिमिलरली हम माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पे f माइनस जी भी कर सकते हैं सेम लॉजिक के हिसाब से। फंक्शन की वैल्यू f फंक्शन जो हमें x पॉइंट पे वैल्यू देगा, सिमिलरली g फंक्शन भी हमें x पॉइंट पे कुछ वैल्यू देगा। उन दोनों वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो f माइनस जी को रिप्रेजेंट करता है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन वैल्यूज को, फंक्शन f जो हमें x पे वैल्यू दे रहा है और फंक्शन g जो हमें x पे वैल्यू दे रहा है। इसके लिए हम कोई एग्जांपल और अच्छा देखते हैं, फंक्शन सेम रखते हैं, f(x) इक्वल्स टू x और g ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो f इंटू जी एक्स क्या होएगा? ये होएगा fx इंटू जी एक्स, यानी कि fx हो गया, मान लो हम 2 पे वैल्यू फाइंड करते हैं, fx ऑफ 2, f इंटू जी एक्स ऑफ 2, तो f इंटू जी ऑफ 2 हमने फाइंड करना है, यानी कि f ऑफ 2 इंटू जी ऑफ 2। f ऑफ 2 होगा हमारे पास 2 खुद, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है, g ऑफ 2 होगा हमारे पास 2 स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 2 क्यूब यानी कि 8, यानी कि fg2 का आंसर है fg2, f2 इंटू g2 यानी कि 8। फंक्शन की वैल्यू, दोनों की इंडिपेंडेंट वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे हमें गिवन है मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। स्केलर हमारे पास नॉर्मल नंबर्स को हम स्केलर बुलाते हैं। नॉर्मल नंबर जैसे 1 2 3 4, हमारा कोई फंक्शन है, मान लीजिए fx इक्वल्स टू x, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लिया, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा fx नया क्या बनेगा? 2x। सिंपल बात। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल वैल्यूड फंक्शंस, यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल वैल्यूड फंक्शंस गिवन है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कोशिएंट ऑफ टू रियल वैल्यूड फंक्शंस, यानी कि दो फंक्शंस को डिवाइड करना, ठीक है, उनकी वैल्यूज को डिवाइड करना। चलिए आगे हमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है, एग्जांपल लास्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x, gx इज इक्वल्स टू x, यानी कि fx हमारा है रूट x अभी हमने देखा कि फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं करता है ना, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने कोई रेंज इस तरीके से डिफाइन की हो कि हमारा आंसर आ जाए। लेट fx इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x, gx इक्वल्स टू x बी टू फंक्शन डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। देखिए नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स इन्होंने खुद ही कह दिया, क्योंकि अंडर रूट ऑफ x में हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं डाल सकते, वहां पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, और नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स पे डिफाइंड है ये, इसका मतलब है जैसे अगर हम 4 अभी हमने कहा था अंडर रूट ऑफ 4 प्लस -2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, लेकिन हम -2 को हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स पे ही डिफाइंड है, नॉन नेगेटिव आंसर भी नहीं आ सकता। तो ये सिंगल वैल्यू के लिए सिंगल आंसर देगा,
उस केस में हमने फाइंड करना है f प्लस जी एक्स और f माइनस जी एक्स, f इंटू जी एक्स और f ओवर जी एक्स। तो f प्लस जी एक्स यानी कि f ऑफ x यानी अंडर रूट ऑफ x और प्लस g ऑफ x यानी कि x, f माइनस जी एक्स यानी अंडर रूट ऑफ x माइनस x, fx माइनस जी एक्स, fx अंडर रूट ऑफ x इंटू जी एक्स यानी कि अगला आ गया fx अंडर रूट ऑफ x ओवर जी एक्स ओवर x। इस टाइप से हम नए नए फंक्शंस को कंबाइन करके, ये फंक्शंस का अलजेब्रा है, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में हम नॉर्मल उनकी वैल्यूज फाइंड करके उनको ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे हमें एक्सरसाइज गिवन है, इस एक्सरसाइज में आप कुछ क्वेश्चंस को खुद ट्राई कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चन को ट्राई करने में आपको कोई भी डाउट आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।